हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा साइकोलॉजी का मेगा प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है आप सभी के लिए। तो इस सेट को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपसे ज़्यादातर साइकोलॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप सबको ये भी बताना था कि हमारे कल यानी कि पिछले कल हमारे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मतलब 1 के फैमिली हमारी यूट्यूब की पूरी हो गई है। तो आप सभी के सपोर्ट के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। ये वाले क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। जो इट है वो हमारा बेस्ड होता है प्लेजर के ऊपर, सुख के ऊपर। फिर ईगो की बात करें तो हमारा रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, और सुपर ईगो की बात करें तो वो हमारा मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है। तो ये बात आपने याद रखना, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके मैस्लो की थ्योरी। ये थ्योरी भी आपको करा दी गई है। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो जो हमारी मैस्लो की थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ नीड्स थी, क्योंकि वो पर्सनल नीड्स के बारे में बताया गया है उसमें। तो जो मैस्लो की थ्योरी थी उसको हम थ्योरी ऑफ नीड्स भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, जिसमें कि मेरे को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी सेक्शन में मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, और साइकोलॉजी सेक्शन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा इस बार टेट में, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सबके सब क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका इवैल्यूएशन से आया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर कौन सा इवैल्यूएशन आती है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी ए आपके पास दे रखा है ओनली सुमेटिव असेसमेंट, सी ए आपके पास दिया हुआ नाइदर फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर सुमेटिव असेसमेंट, और डी ए बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सुमेटिव असेसमेंट। बिल्कुल, जो हमारी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसके अंदर दोनों हमारी इवैल्यूएशन आती है, वो है हमारी फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आखिर आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने मार्क्स आपके बने हैं, ताकि कि मेरे को भी अंदाज़ा लग जाए कि आखिर आपको कितना समझ आया है साइकोलॉजी सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारा, अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस, ए परमानेंट, बी टेम्परेरी, सी सिलेक्टिव एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि अटेंशन जो होती है हमारी एक सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। ना ही वो परमानेंट रहती है अटेंशन, ना ही वो टेम्परेरी होती है। सिलेक्टिव होती है, जब हमारा मन करेगा तब हम परमानेंटली अटेंशन देंगे, पर परमानेंट नहीं होती है कभी भी अटेंशन। ये बात आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो ये जॉन डीवे ने दी थी हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आखिर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी, कौन से थिंकर थे? वो हमारे जॉन डीवे थे। वी.एफ. स्किनर थे, इन्होंने हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में काम किया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस है जो कि आपके पास रिपीटेड भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि जो आपका अभी 15 में अक्टूबर में अभी टैट हुआ है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने अभी डिटेल में बात की है। जो अभी पीछे हमने 5-6 दिनों में वीडियोस देखी थी आपने, उसमें सब कुछ बताया हुआ है डिटेल्ड में आपके पास। और जो तो ग्रुप में ज्वाइन हुए थे उनको पीडीएफ्स भी मिले थे, और आज भी उनको थोड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ग्रुप पे। और जो क्वेश्चन है ना, ये आप पर रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज ए लाइवलीहुड, बी लर्निंग राइटिंग एंड रीडिंग, सी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डी है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जो हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है वो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें तो 7th आपके पास पूछा है, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। ए है आपके पास दिया हुआ फिलॉसफी, बी है साइकोलॉजी, सी है मैथमेटिक्स, और डी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जब आपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये सारे मेन एस्पेक्ट्स पढ़े होंगे, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस, द लर्निंग सिचुएशन, द टीचर, द लर्निंग एनवायरनमेंट भी होता है इसके अंदर। तो कई बार वो भी पूछ दिया जा सकता है आपके पास, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि ये 3 पूछे जाए। तो लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया और एक द टीचर हो गया। तो नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन आपका है प्रोपाउंडर, बोले तो प्रतिपादन। इसके रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन आते हैं, प्रोपाउंडर कौन किसका प्रोपाउंडर है, आखिर किसके द्वारा कौन सी बात कही गई है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो हो सके तो आप इनका एक अलग से नोट्स बनाइएगा एक ही पेज पे, ताकि कि आप जब टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या पेपर देने जाओ तो उससे पहले आप एक साथ इनको पढ़ लो, ताकि कि आपको अलग-अलग जगह में ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, हू प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड, तो ये हमारा फ्रेडरिच फ्रॉबेल ने दिया है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास पूछा गया है, टैट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। आखिर जो आपका टैट है वो किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ए है पर्सनैलिटी, बी है इंटेलिजेंस, सी है लर्निंग, डी है क्रिएटिविटी। तो जो आपका टीएटी टेस्ट है ये आपका पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, कई बार टैट, कई बार कैट, कई बार वैट, WAT, CAT ये पूछा जाता है, तो ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 ना, सबसे इजी क्वेश्चन है बट आपको ये घुमा फिरा के पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, डैश इज़ द रेशो ऑफ मेंटल एज टू क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। आखिर ये किसका फॉर्मूला था? मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। तो ये हमारा IQ का फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि का। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो देखो आपके पास ना इंटेलिजेंस से टेस्ट से ना क्वेश्चन आते हैं, मतलब IQ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर उसमें कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है, कई बार फार्मूला निकालने को पूछते हैं, लगा के कोई भी मेंटल एज या क्रोनिकल एज निकालने को बोल देंगे आपके पास। तो देखो यहाँ पे आपके पास इतना घुमा फिरा के दे दिया कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बट ये हमारा IQ का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, आखिर उसके प्रतिपादक कौन है? ए है हमारे पास कोलबर्ग, बी है थॉर्नडाइक, सी है आपके पास स्किनर और डी है एरिक्सन। तो देखो जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो हमारे को एरिक्सन ने दिया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। और यहीं पे आपके पास 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग ने हमारे पास मोरालिटी के ऊपर वर्क किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोरालिटी है, मोरल डेवलपमेंट है, उसकी थ्योरी किसने दी है, तो वो आपकी कोलबर्ग ने दी है। और थॉर्नडाइक है, ये हमारे इंटेलिजेंस की थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस में थ्योरी है ना हमारे पास, मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो हमारे थॉर्नडाइक की है। सी है हमारे पास जो दे रखा था यहाँ पे स्किनर, स्किनर ने ना हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दे रखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, वो स्किनर ने दी है, और इन्होंने रीइंफोर्समेंट के ऊपर कार्य किया। इनका कहना था कि अगर हम रीइंफोर्समेंट देंगे तो हम बच्चे के बिहेवियर को ईजिली चेंज कर सकते हैं। और जो हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ये हमारी एरिक्सन की है। तो ये आपने याद रखना, चारों की चारों किसने कौन कौन सी थ्योरीज आपकी दी हुई है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन की बात हमने की है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। तो जिसने वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे अभी भी वीडियोस है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पियाजे की थ्योरी ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई हुई है, इसको भी आप वहाँ जाके देख सकते हो। क्योंकि पियाजे से हर साल क्वेश्चन आता है, पियाजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। ए है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और डी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचता है, जब उसकी थिंकिंग थोड़ी लॉजिकल हो जाती है, तो ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्टेज इज कंसिडर मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, बच्चे की लाइफ में ऐसा कौन सा स्टेज है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, तो हमारी एडल्सन होती है, किशोरी अवस्था है, जिसमें बच्चा भटक भी जाता है। और ये वाली ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे की लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को उठाया हुआ है, क्योंकि ये स्टेज पूछी जाती है सबसे डिफिकल्ट पीरियड कौन सा है बच्चे की लाइफ का, ये हमारा एडल्सन एज होती है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, अ टीचर मेक यूज ऑफ वैरायटी टास्क टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो जो एक टीचर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके पास टास्क ले रहा है, लर्निंग स्टाइल ले रहा है, ताकि कि जो उसकी लर्न टीचिंग है वो अच्छी हो जाए, जो बच्चे हैं वो इजीली हर एक चीज़ को समझे। तो वो किसके द्वारा प्रभावित हुई थी? तो ए हमारे पास है गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बी है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी,
सी है वाइगॉस्की की थ्योरी और डीएनए ऑफ द अब। देखो जो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आपको अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, जिस तरीके के बच्चे की रुचि है, जिस तरीके का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कराना है। ऐसे नहीं आपको ज़बरदस्ती बच्चे में थोप लेना है। अगर कोई बच्चा म्यूजिशियन है, किसी को जिम वगैरह जाना अच्छा लगता है, बॉडी के बारे में अच्छा है और कोई आपका डिबेट में अच्छा है, तो आपको उस प्रोफेशन में ले जाना है, बल्कि उसको ऐसे नहीं कि आपको घसीटते जाना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मल्टीपल गार्डनर इंटेलिजेंस थ्योरी है ना जो इसका द्वारा वो प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके पास साइकोलॉजी के ना वो सब के सब मैंने कवर करवा दिए हैं और वीडियोस भी है तो देख लेना। तो जो हमारा प्राइमरी एजेंसी है वो हमारी फैमिली होती है। जो सबसे पहले एजेंसी होती है हमारी जो बच्चे के समाजीकरण के लिए वो हमारा परिवार होता है, उसके ब्रदर होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, उसके दादा दादी सब उसके अंदर आते हैं। और जो सेकेंडरी की बात करें तो वो हमारे आते हैं जहाँ पे बच्चा वर्क करने जाए, जब वो बाहर सोसाइटी में जाता है, स्कूल जाता है, कम्युनिटी में जाए, तो ये हमारे सेकेंडरी एजेंसीज के अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। आखिर जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार की प्रोसेस है, तो वो हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी इसमें। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ यूजफुल इन ए है टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ, टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रेन, सी है हमारे पास टू चूज द टीचिंग मेथड, डी है होल टीचिंग प्रोसेस। तो जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमारी होल टीचिंग प्रोसेस में कार्य मतलब यूज़फुल है। तो मतलब सिर्फ अपने बारे को में जानना इसी के लिए नहीं है, चिल्ड्रन के बारे में अंडरस्टैंड करना तो इसको नहीं है, चिल्ड्रन को समझाना इसके बारे में नहीं है, तो मतलब टीचिंग मेथड कोई चूज़ करना अच्छे से इसके बारे में ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरे होल टीचिंग मेथड में इसका कार्य होता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी होल टीचिंग मेथड में बहुत ही यूज़फुल है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना देखो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इनको करा रहा हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ, आखिर मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? तो ये हमारा दिया था विलियम स्वीट्जर ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस बार भी आपके पास जो 15 में अक्टूबर को टेट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो ये हमारी 1916 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। और सबसे पहली जो साइकोलॉजी लैबोरेटरी आखिर वो किसने एस्टेब्लिश की थी, तो हमारे वुंट ने की थी। ये 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपने याद रखना। सबसे पहले कब हुई थी इस्टेब्लिश? 1916 में। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, इंडिया में, ठीक है। और फिर बात करें किसने की थी, तो वो हमारा वुंट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमारा रेविन ने डेवलप किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ये सब के सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे बहुत बार पूछे गए और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो अभी 15 अक्टूबर को टेट हुआ था, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया यहाँ पे, स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र संबंधित कारक आखिर कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे को स्टूडेंट्स की हेल्थ, जो बात करें कि छात्र का स्वास्थ्य कैसा होगा, स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस, छात्र की बुद्धि, स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन, छात्र की पारिवारिक दशा, और ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखो जब हम बात करें जो ऐसे कारक जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करे वो भी छात्र से संबंधित, तो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि स्टूडेंट की हेल्थ, उसकी इंटेलिजेंस और फैमिली कंडीशन, ये तीनों के तीनों ऐसे कारक है जो कि छात्र की अधिगम को प्रभावित करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे से पूछा गया, वाई वी नीड रेमिडियल टीचिंग, आखिर हमें रेमिडियल टीचिंग की क्या आवश्यकता है? ए ऑप्शन दे रखा है टू नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्यों भाई बच्चे की जो रुचि है वो क्या हमें सिर्फ रेमिडियल टीचिंग से पता चलेगी? तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी है हमारे पास टू इंक्रीज द प्रैक्टिकल वर्क इन द स्टूडेंट, रेमिडियल टीचिंग से ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इंक्रीज हो जाता है, तो बी भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास द एग्जाम, सिर्फ बच्चे को
प्रिपेयर करना है, वो सिर्फ एग्ज़ाम को ही क्वालिफाई करे, ये भी हमारा रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता नहीं है। टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, ये इसका सही ऑप्शन है। हमें जो छात्र की कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे से पूछा गया है, हु गेव द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, आखिर पुनराबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो थ्योरी है ना हमारी, ये आई है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें कि दो लोगों ने काम किया था, एक हमारे पेवलोव थे और एक स्किनर थी। तो जो रीइंफोर्समेंट की बात थी वो हमारी स्किनर ने कही थी और पेवलोव ने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं कही थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे से पूछा गया है, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ए दे रखा है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन दे रखा है साइंस ऑफ ब्रेन, और सी है हमारे पास साइंस ऑफ बिहेवियर, बात करें तो व्यवहार का विज्ञान, और डी है हमारे पास दिया हुआ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। तो जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे से यहाँ पे पूछा गया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, ए है सेंसरी मेमोरी, बी है एक्टिव मेमोरी, सी है पैसिव मेमोरी, और डी है नन ऑफ द दीज। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारी एक्टिव मेमोरी होती है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो थोड़ी टर्म के लिए याद रहता है हमारे पास, तो थोड़ी देर बाद हम उसको भूल जाते हैं, इसलिए जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक्टिव मेमोरी के अंडर आती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये आपके पास और भी टाइम पहले पूछा गया है पेपर में, और शायद से जो आपका नवंबर में टाइट है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सबसे फेमस क्वेश्चन भी है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, हु रोट द फेमस बुक पर्सनैलिटी, आखिर जो हमारी फेमस बुक पर्सनैलिटी की वो किसने लिखी थी, कौन सी बुक है वो, अ साइकोलॉजी इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारे लिखी थी ऑलपोर्ट ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैंने आपको अभी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे ना आपके पास, तो इसमें ये 4 बार आया हुआ था आपके पास। तो ये क्वेश्चन था, हु एस्टैब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन लिप्सिंग। तो ये हमारी की थी वुंट ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की, ये टॉपिक मैंने अभी आपको कराया हुआ है, द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी आर। तो ये है हमारा क्रोमोसोम, ना कि जीन्स भी नहीं है और ना ही न्यूक्लियस ऑफ सेल्स है, ना ही एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछे गए, TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग, ए है पर्सनैलिटी, बी इंटेलिजेंस, सी लर्निंग, और डी क्रिएटिविटी। जो हमारा टैट है ये हमारा जो टेक्निक है ये हमारी यूज़ की जाती है पर्सनैलिटी के लिए। तो ये पर्सनैलिटी परीक्षण का टेस्ट है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपका इंटेलिजेंस से आया हुआ। डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो है ये हमारा IQ टेस्ट होता है, तो मतलब बुद्धि लब्धि। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। देखो जो साइकोलॉजी में ना ये वाले क्वेश्चन ना आपके पास बहुत रिपीटेड है पिछले साल के, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो ए है हमारे पास दिया हुआ कोलबर्ग, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर, और डी है एरिक्सन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एरिक्सन ने हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड्स। ए है बुक, बी है मैप, सी है ग्लोब, डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर हम विजुअली टीचिंग एड्स की बात करें जिसको हम देख सकते हैं, तो देखो बुक को हम देख सकते हैं, मैप की बात करें तो मैप को भी हम देख सकते हैं, ग्लोब है उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर फॉल्स अंडर। ए है हमारे पास दिया अर्ली चाइल्डहुड, बी है लेट चाइल्डहुड, सी है एडल्सन, और डी है अडल्टहुड। तो जो हमारे 6 से लेकर 11 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं वो आते हैं हमारे लेट चाइल्डहुड के अंडर। तो इसको हम मिडिल चाइल्डहुड एज भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। कई बार आपके पास मिडिल चाइल्डहुड एज दिए रखा होता है, कई बार आपके पास लेट चाइल्डहुड दिए रखा होता है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। आखिर जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाती है,
कॉन्सेप्शन, बी है बर्थ, सी है इन्फेंसी और डी है नन ऑफ द दीज। तो जो हमारा डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो हमारी कॉन्सेप्शन बोले तो गर्भधान, जब बच्चा पेट में ही होता है तब से शुरू हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे से मेमोरी से आया हुआ है। मेमोरी इज़ अ हाईली डैश प्रोसेस। आखिर जो मेमोरी है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ए है कंस्ट्रक्टिव, बी है पैसिव, डी सी है हमारे पास रिग्रेसिव, डी है नन ऑफ दिस। तो जो हमारी मेमोरी होती है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 समाज से पूछा गया है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड। तो ये हमारा कहा था वुडवर्थ ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे से पूछा गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन, ए है टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ्स, बी है हमारे पास टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, सी है टू चूज द टीचिंग मेथड और डी है होल टीचिंग प्रोसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा यूजफुल है होल टीचिंग प्रोसेस में। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पास आ सकता है अभी नवंबर वाले टाइप में, तो नोट डाउन प्लीज कर लेना। हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ। आखिर जो मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है? तो ये हमारा दिया था विलियम स्वीट्जर ने। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे से पूछा गया है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी? ए इंट्रोस्पेक्शन, बी ऑब्जर्वेशन, सी केस स्टडी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ए ब्रोकन, बी कॉन्टिन्यूस, सी कंप्लीट, डी इनकम्प्लीट। जो डेवलपमेंट है वो हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये आपकी जन्म से पहले शुरू हो जाती है और मरने तक चलती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमें बीने ने दिया था, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया, इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ए नेचर, बी सोशलाइजेशन, सी हेरिडिटी, डी कल्चर। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 23, सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये था साइकोलॉजी सेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। आखिर हमारा सेंसरी ऑर्गन कौन सा नहीं है? आइस, बी हियरिंग, सी हमारे पास टच, डी है मेमोरी। तो जो मेमोरी है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन नहीं है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है? ए है हमारे पास जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, बिल्कुल सही है, बी एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है, सी लर्निंग, ये भी ठीक है, और डी ऑल ऑफ दिस। तो जो अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए तो ये सारे के सारे फैक्टर हमारे नेसेसरी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया था, मेंटली हेल्थी पर्सन लिव इन, ए है डे ड्रीमिंग, बी है हाइपर सेंसिटिविटी, सी है रियलिटी, डी है आउट ऑफ सोसाइटी। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा पर्सन वो आपका रियलिटी में जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन अ चाइल्ड बाय प्लेइंग। खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है? ए है सोशल, बी है फिजिकल, सी है इमोशनल, डी है ऑल ऑफ द अबव। मेरी तरफ से तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा खेल रहा है तो सामाजिक विकास भी होगा, उसका फिजिकल विकास भी होगा और इमोशनली डेवलपमेंट भी होगा। तो या तो इसका बी हो सकता है या इसका डी हो सकता है। तो जब आंसर की आएगी तो उसमें आप क्लियर कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो जो हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी थी वो हमारी फ्राइड ने दी थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। और जो साइको सोशल थ्योरी थी वो हमारी एरिक्सन ने दी थी, ये बात आप याद रखना। जो एनालिटिकल ये हमारी फ्राइड ने दी है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछा गया था, द इनसाइड लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये गेस्टाल्ट ने दी थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछा गया यहाँ पे विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिल्डफोर्ड। ए है हमारे पास दिया हुआ एक्टिव प्रोडक्ट थ्योरी, बी है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सी है स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, ये हमारी गिल्डफोर्ड ने दी हुई है। तो साइकोलॉजी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे से पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ द ग्रुप इज फैमिली। ए है हमारे पास दिया हुआ प्राइमरी, बी है मेल ग्रुप, सी है सेकेंडरी, डी है फॉर्मल। तो जो हमारा फैमिली है वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है, ये आपका सोशलाइजेशन के अंडर आया हुआ है क्योंकि जो परिवार है वो आपका एक प्राइमरी एजेंसी है, तो ये हमारा प्राथमिक। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।